दोस्तों नमस्कार, मुंगेर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश कुमार। अभी हम पहुंचे हुए हैं सीपीएम कार्यालय खगड़िया में और यहां पर जो है सीपीएम के प्रत्याशी संजय सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। कैसा इनका अभी जो चुनाव संपन्न हुआ है, कितना अच्छा रहा और क्या फीडबैक अभी इनको मिल रहा है, और पूरे बिहार में भी घूम करके कई जगह पे जाकर के वोट मांगे हैं, तो कहाँ पर क्या कंडीशन है ये जानते हैं इसे। मुंगेर अड्डा में आपका स्वागत है। अभी जो है सबसे पहले खगड़िया का क्या हाल रहा, क्या संभावना लग रहा है यहाँ पे? धन्यवाद मुंगेर अड्डा को, और आप समय निकाल करके आए हैं इंटरव्यू करने के लिए। तो मुंगेर अड्डा के बहैसियत पत्रकार आपको भी धन्यवाद, और आपके तमाम व्यूअर्स और आपके दर्शकों को, जनता मालिकों को मेरे तरफ से नमस्कार सलाम। आपने खगड़िया लोकसभा के मद्देनज़र पूछा है कि क्या फीडबैक मिल रहा है। खगड़िया लोकसभा का फीडबैक तो पहले से ही मिल रहा था और उसमें कोई बहुत अंतर नहीं आना है। चुनाव बाद भी जो तमाम क्षेत्रों से विश्लेषण करके फिर हम लोगों ने खुद भी अपने महागठबंधन के नेतृत्वकारी साथियों के बीच में उसका विश्लेषण किया है, बूथ टू बूथ मैंने किया है, और फिर कार्यकर्ताओं का भी अपने अपने विधानसभा सेगमेंट से जो आ रहा है उसके हिसाब से हम लोगों की जीत सुनिश्चित है। जीत में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी जीत। मार्जिन कोई सेफोलॉजिस्ट हम नहीं है, लेकिन अच्छी जीत होगी। आपके साथ क्या मजबूत फैक्टर लगा है जो कि मतलब आप चुनाव जीतेंगे, ऐसा क्या? आपने एक बार और भी इंटरव्यू लिया, एक बार या दो बार, वही फैक्टर है। एक फैक्टर है खगड़िया लोकसभा का बेटा बनाम बाहरी, एक ये है। दूसरा फैक्टर है कि हलफनामे के अंदर उन्होंने भी अपना सारा रिकॉर्ड दर्ज किया, मैंने भी दर्ज किया। तो जो हमारे समानांतर कंपटीटर कैंडिडेट थे उन्होंने अपने हलफनामा में 12 केसेस उन्होंने अपना बताया, उसमें कई केसेस संगीन अपराध, उसमें SC ST एक्ट भी एक था। जिस दलित राजनीति करने वाली पार्टी से उम्मीदवार थे तो उन पे SC ST एक्ट था, और दूसरा भी कई संगीन अपराध था उन पर। गुंडा बैंक का जो है अलग उन पर एक चार्ज था, वो हम लोग नहीं चला रहे थे, वो भी भागलपुर का मीडिया चला रहा था। ED CBI ये जो छापा मारा, ये सारा जो है सामने आ रहा था। तो ये सब भी एडवांटेज होता है चुनाव में। मतलब जो जनता मालिक होते हैं वो सारे कुछ सोच विचार करते हैं कि एक अच्छा छवि, अपने घर के बगल का सर्वसुलभ उपलब्ध आदमी, तो ये सारा चीज़ देखती है जनता। नरेंद्र मोदी जी जो गारंटी की बात कर रहे थे कि गारंटी दे रहे हैं और 400 पार का नारा, तो क्या लगता है कितना कारगर हुआ ये, और पूरे बिहार से क्या? मैं पहले उसको ख़त्म मैं कर लेता हूँ। और दूसरा चीज़ है कि एक ये मसला तो था, दूसरा है कि उनके पास मुद्दे नहीं थे। वो ले दे करके 370 ले आते थे, तो वो ले दे करके हिंदू मुसलमान ले आते थे, ले दे करके वो अनाप शनाप चीज़ें ले आते, मोदी जी ले आते थे, ये ले आते थे। जबकि खगड़िया लोकसभा जो है वो पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा हुआ लोकसभा है। खगड़िया लोकसभा में गरीबी, जिल्लत भरी ज़िंदगी, ये है खगड़िया शहर का नारकीय हाल, ये मुद्दे। खगड़िया लोकसभा का 30 से 40% जो आबादी है आज भी कनेक्टिविटी से बहुत दिक्कत में है। वो बाइक उनका एकमात्र सहारा है, नाव सहारा है। तो ये सारा कुछ है, लेकिन ये समस्या उन्हें नहीं मालूम, और ना ही उनसे उस समस्याओं से उन्हें मतलब था धार्मिक तौर पर जो एक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक धार्मिक नहीं, सांप्रदायिक तौर पर जो एक ध्रुवीकरण है, उससे मतलब था, भावना को भड़काने से मतलब था। या फिर मैंने कहा कि जो हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान और श्मशान, ये ला करके, तो जनता का, जब खगड़िया लोकसभा की जनता का थाली खाली, तो वहाँ आप 370 की भाषा पढ़ाइएगा तो नहीं पढ़ेगा। हाँ, 370 ले जाओगे यार, वहाँ पे आप सामरिक शक्ति ले जाओगे यार, वहाँ पे आप मोदी जी ले जाओगे, वो नहीं पढ़ेगा। जहाँ तक आपने कहा कि
जहाँ तक आपने कहा कि 400 पार की मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की 400 पार की गारंटी अगर हुई होती, पहला प्रधानमंत्री को हमने देखा रोड शो करते, सड़क पर घूमते हुए, पहला प्रधानमंत्री के पास इतना फुर्सत नहीं होता है भाई। और दूसरी चीज़ मैंने देखा कि पहला प्रधानमंत्री है जो सप्ताह में 2 बार वो लगातार जो है सो आ रहे हैं पटना में, रात्रि विश्राम करते हैं और फिर दिन में जो है एक कैंडिडेट के तौर पर वो निकल पड़ते हैं। ये पहला प्रधानमंत्री, जाहिर सी बात है जब चुनाव से पहले 400 के पार वो हो चुके तो इसकी क्या ज़रूरत थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उनका कहना है कि हम सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, जनता और सरकार के बीच जो एक खाई थी उसको बांटने का काम किया है। नहीं, आप इतने ही लोकप्रिय हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप इतने ही लोकप्रिय हैं तो आपका जो है सो एक चुनावी भाषण टेलीविज़न से सारा गोदी मीडिया आपका है, आप वहाँ से भाषण दीजिए ना, आप वहाँ से भाषण दे के वोट बटोरिए ना। आप क्यों जा रहे हैं घर घर, क्या ज़रूरत है, और अभी अपने क्षेत्र में नहीं, बिहार में आके। मतलब ये हम कहना चाहते हैं कि उनकी गारंटी आज मिथक साबित हुआ, और वो मिथक साबित इसीलिए हुआ क्योंकि जिस तरीके से वो 14 में लोगों के साथ झूठ बोलने का काम किया, चाहे 15 लाख रुपया भ्रष्टाचार वाला रुपया लाने का लेकर के हो, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का सवाल हो, या फिर महिला का सशक्तिकरण का सवाल हो, या फिर जो तमाम जो संवैधानिक संस्था है उसको कमज़ोर करके उसका बेजा इस्तेमाल ईडी सीबीआई ये सवाल हो, या फिर संविधान को कमज़ोर करने का सवाल हो, जमहूरियत को कमज़ोर करने का सवाल हो, धर्मनिरपेक्षता का ताना बाना को ख़त्म करने का सवाल हो, तो इन चीज़ों के चलते उन्हें साफ तौर पे लगा कि अब जनता जो है वो जग चुकी है। बेरोज़गारी और किसानी वो मुख्य जो है सवाल आज देश के सामने है, और किसान आज घाटे में चल रहे हैं, तो इसके चलते हमारी खटिया खड़ी होने वाली है, जिसके चलते उन्हें जाना पड़ा। और आप उनके भाषण को देखिए तो 400 के पार के बाद अब उत्तर क्या है कि हमको 272 दे दीजिए, खुद मोदी जी का भाषण देखिए, मैं नहीं बोल रहा। ऐसा भला होता है क्या 400 के पार से उतर के बीच मझधार में 272 मांगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो कहीं न कहीं उनके दिमाग में बैठ गया है कि अब हमें 272 का आंकड़ा भी नहीं मिलने वाला, ये उनकी स्थिति होगी। और खुद आप देखिए अपने वो जो क्या बयानबाजी करवाते हैं, नीतीश कुमार जी का क्या मानसिक स्थिति क्या है उन्होंने वो तो वो जाने, या चिराग ने क्या है वो जाने, मगर खुद आज उनकी मानसिक स्थिति क्या है सब लोगों को पता है कि आरएसएस का एक अंग है, आरएसएस मातृ संगठन, उसका अंग है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो उसके जेपी नड्डा जी जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे क्या कहलवाया? उनसे कहलवाया कि भारतीय जनता पार्टी अब बालिग हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, ये बोल रहे हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष। दूसरा उनका जो सबसे चीफ स्पोक्समैन है संदीप पात्रा, क्या कह रहा है? संदीप पात्रा कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के भक्त जगन्नाथ जी हो गए। तो कहाँ ले जाओगे यार देश को? सनातन धर्म का आप रखवाला हो, कहते हो, दम भरते हो कि हम ही है सनातन है, मगर क्या करना चाहते हो? तो 22 जनवरी को जब आप भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, तो आप जो है उस समय विष्णु अवतार हो गए, और राम का जो है बच्चा की तरह आप उनका उंगली पकड़ के आप मंदिर में ले जाओ। अच्छा, आप लोग के ऊपर एक आरोप लगता है कि कम्युनिस्ट विचारधारा के जो भी लोग हैं वो धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, नास्तिक की तरफ होते जाते हैं, और भारत आस्तिक देश है। ऐसा नहीं है। आप लोग राम को मानते हैं कि नहीं? भारत जिस संविधान की इजाज़त देता है हम उसी को मानते हैं। भारत का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि धर्म और इबादत इंसान का निजी मामला है, और राजनीति को धर्म से कोई मतलब नहीं है। चूँकि यह देश धर्मनिरपेक्ष है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, दुनिया के सभी देशों के संविधान को पढ़ करके समझ करके, तो उसके अंदर से जो अच्छी चीज़ें थे उसको निकाल के सबसे बढ़िया संविधान उन्होंने बनाया। तो धर्मनिरपेक्षता को उन्होंने हिंदुस्तान के संविधान का मुख्य रीढ़ बनाया। तो वो कहता है कि हमारे देश के अंदर सभी धर्मों को समान रूप से फलने फूलने, आगे बढ़ने और अपनी बात को रखने का अधिकार। आप जब कहते हैं कि भाजपा जो है संविधान बदलने की मतलब दौर में है कि 400 पार जैसे होगा संविधान चेंज कर लेंगे हम लोग,
तो क्या क्या बदलाव होगा, कैसा हो जाएगा संविधान, क्या? तो जहाँ तक पहला आपका क्वेश्चन था, आपने एक सपाट क्वेश्चन मेरे से किया कि राम में आप भरोसा करते हैं। जी। तो आपने सुना कभी मैंने ये कभी कहीं कहा है कि राम में मेरा कोई भरोसा नहीं है? नहीं, उसका यही जवाब है। आपने कभी जब सुना नहीं तो फिर ये सवाल गलत है। ये सवाल लोग कहते हैं कि सीपीआई जो है ना, मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा के जितने भी लोग हैं, आपके जितने सीपीआई या सीपीआई जो भी हैं, वो तमाम जो है वो धर्म की मतलब धर्म को नहीं मानते। वो लोग मानते क्या है कि नास्तिक हैं, राम नहीं है या ये नहीं है। ये गलत है, ये गलत है। लोगों का जो है, लोगों का नहीं, ये उन्हीं जो है आरएसएस वाले जो धर्म का सौदेबाजी करते, धंधा करते हैं, उनके द्वारा फैलाया जाने वाला ये एक सुनियोजित चीज़ है। मैंने कहा, फिर से मैं दोहरा देता हूँ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कोई भी वह धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं करता। उसकी साफ समझ है कि धर्म हमारा निजी चीज़ है और राजनीति जो है वो अलग चीज़ है। दोनों को हम घालमेल नहीं करते हैं। ये जो है वही हम कह रहे हैं आपको। और मैंने कभी नहीं किसी भी मंच पे मैंने नहीं कहा कि राम में मेरी कोई आस्था नहीं, भगवान में मेरी कोई आस्था नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। जहाँ तक आपने कहा कि दूसरा सवाल, कि क्या सवाल आपने किया, फिर से दोहराइए। संविधान बदलने, हाँ, संविधान बदलने का जो आपने सवाल उठाया, तो 400 के पार जो उन्होंने कहा, तो उसके पीछे का मकसद ये है उनका कि 363 में 2/3 मेजोरिटी हो जाता है और 363 जैसे ही होगा वैसे ही उस संविधान को बदल देंगे। ये क्या बदलाव होगा? बदलाव ने पूरी तरह से बदल के वो मनुस्मृति लाएंगे, मनुस्मृति को लाएंगे। और वो जो मनुस्मृति 18वीं सदी या 17वीं सदी में था, देश हमारा काफ़ी पीछे चला जाएगा। आज किसी भी दुनिया के किसी भी देश में आज उसकी मान्यता नहीं है। और ये इन लोगों का इतना दिमाग जो है पीछे की ओर है, वहाँ ले जाना चाहते हैं, जो असंभव है। भारत का के जनतंत्र का जड़ें इतनी गहरी है, वो मुश्किल है। और आप कहिए कि प्रमाण इसका क्या है? प्रमाण इसका है कि आप देखिए ना, नया लोकसभा बना, नया लोकसभा बनने के बाद उसका नाम सेंट्रल विस्टा रखा। अब सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी उस लोकसभा के एक सदस्य हैं, सिंपल एक सदस्य हैं। उनका हैसियत उस हाउस में घुसने के बाद उतना ही है जितना एक दूसरे सांसद का है, चाहे पोजीशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ के मालिक हैं, वहाँ के मेन जो गार्जियन है वो गार्जियन स्पीकर हुआ करते हैं। तो उसका किसके द्वारा उद्घाटन कराना चाहिए? उसका उद्घाटन कराना चाहिए राष्ट्रपति के द्वारा, स्पीकर या राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति के द्वारा इसीलिए नहीं कराया गया क्योंकि वो एक आदिवासी महिला है, इसीलिए नहीं कराया गया। और यही समझ है, मनुस्मृति इसकी इजाज़त नहीं देता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, संविधान बदलने की बात, आप तमाम लोगों को मालूम है कि 4 महीना पहले तक जो इस चुनाव कराने का जो मेन एजेंसी है इलेक्शन कमीशन, जिसको स्वतंत्र रहना है, तो उस इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर के रूप में चीफ जस्टिस हुआ करते थे, मगर प्रक्रिया के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक अध्यादेश लाया, जिस अध्यादेश के माध्यम से, और फिर उस अध्यादेश को कानून बना दिया और उसके माध्यम से उन्होंने चीफ जस्टिस को हटा दिया। रखा किसको? एक अपने और एक अपने कैबिनेट को और एक अपोजिशन। तो बहुमत तो हमेशा उनका रह रहा है। तो संविधान के परिवर्तन का जो सीढ़ी है, स्टेप बाय स्टेप वो बदल रहे, उसमें वो चेंजिंग कर रहे हैं। आपने देखा कि मैंने पहले भी कहा कि ईडी, सीबीआई, ये सारा चीज़, इनकम टैक्स, ये जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, इन तमाम चीज़ों में वो किस तरीके से डिप्लॉयमेंट करते हैं, उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक चीज़ है जो लोगों के सामने है आईने की तरह, और उसको उस तरीके से वो बदलने के स्टेज पर है। लेकिन वो चाहते हैं पूरी तरह से बदलना, इसीलिए 2/3 मेजोरिटी।